नमस्कार, राज्यसभा टीवी के बेहद खास कार्यक्रम संसद 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति की एक बेहद अहम रिपोर्ट। वैसे तो आम धारणा ये है कि संसद केवल 60 से 70 दिन चलती है और उसमें भी बजट सत्र जैसा शानदार कामकाज नहीं होता, अवरोध रहते हैं। लेकिन जो विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ हैं या बाकी समितियाँ हैं वो पूरे साल काम करती हैं और उनका बेहतरीन कामकाज इससे दिखता है कि सरकार उनकी तमाम रिपोर्टों को ATR में स्वीकार करती है। हमारी संसदीय प्रणाली में समितियों को खास जगह मिली है। संसदीय समितियों की कुल संख्या 56 है। इनमें भी विभाग संबंधी 24 स्थायी समितियां या DRSC बेहद खास हैं, जिसके दायरे में पूरा देश आता है। मंत्रालयों की अनुदान मांगों से लेकर तमाम ज्वलंत मुद्दों की ये पड़ताल करती हैं। साल भर समिति की बैठकें चलती रहती हैं। कभी ये समितियां फील्ड विजिट कर जमीनी हकीकत देखती हैं तो कभी अधिकारियों से साक्ष्य लेती हैं। दलीय प्रतिनिधित्व होने के बावजूद इनकी रिपोर्टों में दलीय प्रतिबद्धता की जगह देश होता है। मीडिया की पहुंच से दूर ये समितियां शानदार काम करती हैं। ATR देते समय सरकार इनकी तमाम सिफारिशों को स्वीकारती है। समितियों का बड़ा प्रभावी, बहुत बेहतर और देश हित में बहुत सकारात्मक उनका कामकाज रहा है। कमेटियों के कामकाज का फर्क ये मैंने पाया कि सारे दल के लोग जब आते हैं तो उनमें पहले दल पीछे छूट जाता है। तो अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि के लोग कमेटियों में होते हैं, पर उन सबके मन में देश पहला होता है, इसलिए वहाँ कामकाज बहुत गंभीरता से होता है। जब हम सदन में आते हैं तो कई बार मुझे लगता है कि अपने निजी राजनीतिक निजी प्रतिबद्धता कई बार हावी हो जाती है। हमें उसको आत्मनियंत्रण करके उसका रास्ता निकालना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि यह देश आगे बढ़े। हमारे नियम और प्रक्रियाओं के तहत राज्यसभा और लोकसभा की कई समितियां हैं, लेकिन 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियां सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के कामकाज पर ये निगाह रखती हैं। इनमें 8 समितियां राज्यसभा के तहत आती हैं। 1993 में इन समितियों का शुभारंभ हुआ था। इनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू इनके कामकाज की सराहना कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको विधानसभाओं के लिए रोल मॉडल बता चुके हैं। ये समितियां सौंपे गए विधेयकों की भी पड़ताल करती हैं। कई बार ये खुद अहम विषयों को चुनती हैं, जिनकी परिधि काफी व्यापक होती है। बीते दशकों में इन समितियों के कामकाज में काफी वृद्धि हुई है। 2018-19 के दौरान समितियों ने कई अहम विषयों पर कामकाज किया। विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों में सदस्यों को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से नाम निर्दिष्ट किया जाता है। समितियों में से 8 को राज्यसभा सचिवालय की ओर से, जबकि 16 समितियों को लोकसभा सचिवालय की ओर से सेवा और सहायता दी जाती है। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा, क्योंकि जब सेशन होता है तो हर चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती। वैसे तो आजकल वैसे ही है कि सेशन बहुत चलता ही नहीं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कमेटीज़ हैं वो उसमें डिटेल डिस्कशन होती है। उसमें डिपार्टमेंट आता है, वो उसका जवाब देते हैं, मेंबर से पूछ लेते हैं, उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं। तो उसमें बहुत जगह बहुत चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है, कई बातें हैं जो एक्सेप्ट नहीं करती, जो उसकी मजबूरी होती है कोई, लेकिन उस पर डिटेल में जाती हैं कमेटीज। स्थायी समितियों का शुभारंभ 1993 में हुआ। पहले 17 समितियां थीं जो 2004 में बढ़कर 24 हो गईं। समितियां अपने कामकाज को बेहतर अंजाम देने को तमाम विषय विशेषज्ञों और कई बार आम लोगों की भी राय लेती हैं। विभाग संबंधी स्थायी समिति के उद्घाटन मौके पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा KR नारायणन ने जो कहा था वो आज साकार हो रहा है। इन समितियों में उपायों पर विस्तृत विचार करके संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा। इसका मकसद प्रशासन की आलोचना या उसे कमजोर करना नहीं, बल्कि इसे और संसदीय सहायता के साथ मजबूत बनाना है।
स्थायी समितियों के कामकाज का आकलन बताता है कि इनकी सिफारिशों का बड़ा हिस्सा सरकार मान रही है। वहीं समितियों की मदद से तमाम सांसदों के ज्ञान और विशेषज्ञता का विस्तार भी हो रहा है। भारत के संसदीय अनुभव में DRSC प्रणाली का प्रयोग बेहद कामयाब माना जा रहा है। लघु संसद या मिनी पार्लियामेंट कही जाने वाली इन समितियों ने संसद की समग्र कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद की है। इनके शानदार कामकाज से अफसरशाही पर संसद की पकड़ और मजबूत हो रही है। संसद की 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियों में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति बेहद खास हैं। इसके तहत शिक्षा से लेकर के महिला और बाल कल्याण जैसे मंत्रालय आते हैं। समिति ने पहली बार राष्ट्रीय महिला कोष को अपनी जांच पड़ताल के लिए चुना और न केवल उसके अधिकारियों बल्कि महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों को भी तलब करके ज़मीनी हकीकत को जाना समझा और इसकी भविष्य की योजनाओं को भी जाना। ये है राष्ट्रीय महिला कोष यानी RMK का मुख्यालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत ये स्वायत्त निकाय 1993 में गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बना। सरकार ने महिलाओं के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के तहत गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के बड़े लक्ष्य के तहत इसे बनाया। इनको माइक्रो क्रेडिट की मदद से ताकतवर बनाना योजना का केंद्र रहा। बैंक इनको इस नाते मदद नहीं करते थे क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास गारंटी देने को कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय महिला कोष हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1993 में एज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जो एज ए सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई, जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड। तो इसकी पृष्ठभूमि यह है कि इसमें यह आएगी जो हमारे देश की जो गरीब महिलाएं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, तो उनको कैसे सस्ता से सस्ता ऋण जो कि बैंकों तक नहीं पहुंच पाती है, जहां कि उनको बहुत ज़्यादा उस पोजीशन में नहीं है कि वहां से ऋण ले सके, तो उन तक कैसे हम ऋण पहुंचाया जाए। इसमें जो लोन दिया जाता है वो बहुत थोड़े इंटरेस्ट पे दिया जाता है। जो इसमें हम राष्ट्रीय महिला कोष का जो तरीका है लोन देने का, उसमें IMOs जो इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े NGO होते हैं उनको दिया जाता है, उनको 6% पे दिया जाता है और वो आगे 10% तक दे सकते हैं। तो वो मात्र 4% का मार्जिन उस पर रह जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कोलैटरल नहीं लिया जाता, तो नहीं तो आपको कहीं पर भी लोन लेने के समय आपको कुछ अपना मॉर्गेज करना पड़ता है, वो यहाँ पे नहीं है। राष्ट्रीय महिला कोष अब तक 7,41,163 महिला अभ्यर्थियों को सीधी मदद पहुंचा चुका है। इसने अब तक 373 करोड़ से अधिक की राशि इन गरीब महिलाओं को वितरित की। इस धन से तमाम गरीब महिलाओं की दुनिया बदली है। राष्ट्रीय महिला कोष जब 1993 में बना था, तो इसके पीछे का जो परिकल्पना था वो खास करके अगर आप याद करें तो ग्रामीण बैंक था बांग्लादेश में, उस परिकल्पना को ही ध्यान में रख करके इसके भी माइक्रो क्रेडिट, हाँ, राष्ट्रीय महिला कोष का भी सोच बना। तब ये सोचा गया कि ऐसा एक संस्था के रूप में राष्ट्रीय महिला कोष को, कि जो NGO हैं, सेक्शन 25 कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी हो गई, या इस तरह की जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था जो ग्रामीणों के साथ, महिलाओं के साथ ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर के किया जाए। राष्ट्रीय महिला कोष छोटा लेकिन बड़े उद्देश्य के साथ चलने वाला संगठन है। 1993 में स्थापना के बाद से अब तक के सफर में RMK कितना कामयाब रहा और कैसी चुनौतियां हैं, इसके सामाजिक महत्व को ध्यान में रखकर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने 2018-19 में RMK की जांच का फैसला किया।
डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया की अध्यक्षता वाली इस समिति ने तमाम दस्तावेजों का अध्ययन करने के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला कोष के अधिकारियों के साथ बैठक की। समिति ने मुद्रा योजना के भी तमाम पहलुओं के साथ राष्ट्रीय महिला कोष की तुलना की। समिति ने जहां कई पहलुओं की सराहना की, वहीं सरकार को इसे और कारगर बनाने के लिए कई अहम सिफारिशें भी की। समिति ने 19 फरवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत की। अनौपचारिक क्षेत्र में स्वनियोजित महिलाओं के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने गरीब महिलाओं को ऋण मिलने में आने वाली तमाम बाधाओं का मसला उठाया था। गरीब महिलाओं के सामने संस्थागत वित्त की जटिल प्रक्रियाओं से जूझना सरल काम नहीं था। बैंकों के दरवाजे पर दौड़ते दौड़ते ये हताश हो जाती थी। इसी नाते इनकी मदद को राष्ट्रीय महिला कोष खड़ा करने का सरकार ने फैसला किया। आरंभ में 31 करोड़ की निधि को आगे बढ़ाकर 100 करोड़ की स्थायी निधि बना दी गई। ये निधि आज बढ़कर 284 करोड़ से अधिक हो गई है। सरकार की 100 करोड़ की निधि के साथ आंतरिक संसाधनों से जुटाए 184 करोड़ रुपए का सुरक्षित अवशेष राष्ट्रीय महिला कोष के पास है। राष्ट्रीय महिला कोष महिलाओं के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को केंद्र में रखकर काम करता है। इसके नीति निर्धारण का काम गवर्निंग बोर्ड करता है। जनरल बॉडी राष्ट्रीय महिला कोष और लाभार्थी महिलाओं के बीच एक मजबूत कड़ी है, जिसकी सालाना बैठक में राष्ट्रीय अफसरों के अलावा लाभार्थी एनजीओ भी शामिल होते हैं। कोष के दैनिक कामकाज की निगरानी कार्यकारी निदेशक और उप निदेशक रखते हैं। ज़मीनी स्तर पर इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। जहाँ पर पहले महिलाएं मुश्किल से 1 या 2 हज़ार रुपये बचा सक रही थी, आजकल उन्होंने साल में मान लीजिए कि कम से कम 5,000 से 10,000 रुपये बचा पा रही हैं। और इवन कई जगह पे जहाँ पर कि जैसे कि अगर हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करें और वहाँ पे क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस का जो है वो बहुत पहले से चल रहा है, तो वहाँ पर महिलाएं तो लगभग आपका 20-25 हज़ार रुपये भी सालाना बचा ले रही हैं। तो उसमें ये है कि अब क्या हो रहा है कि ज़्यादातर हमने ये भी देखा है कि महिलाएं जो हैं वो अपने खुद ही सक्षम हो रही है। राष्ट्रीय महिला कोष 1500 गैर सरकारी संगठनों जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग संगठनों के माध्यम से गांव और शहरी इलाकों में छोटी महिला उद्यमियों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को छोटे ऋण प्रदान करता है। साथ ही ये वित्तीय प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, उद्यम विकास, कौशल विकास से लेकर ऐसी महिलाओं के विकास में साझेदार संगठनों के क्षमता विकास का भी काम करता है। अभी स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय तो बहुत स्किल के लिए कर रही हैं, वो बहुत सारा इसमें कोशिश कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट में भी हो रहा है, हमारे मंत्रालय से भी हो रहा है। तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे जैसे महिलाएं उनका ये प्रशिक्षण होता रहेगा, स्किलिंग बढ़ती रहेगी, तो तब उनको ये आएगा कि हमें जब पैसा चाहिए तो सबसे आसान तरीका और जो सबसे कम इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलेगा वो राष्ट्रीय महिला कोष जैसी ही संस्थाओं से मिलेगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो राष्ट्रीय महिला कोष भी उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। समिति की पड़ताल में महिला और बाल विकास विभाग ने जानकारी दी कि एनजीओ, सरकारी समितियों, डेयरी फेडरेशनों के माध्यम से कई आजीविका और आय सृजन क्रियाकलापों के साथ SHG के तहत गरीब महिलाओं को ऋण देता है। जो माइक्रो फाइनेंस ऋण की बात है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। JLG जिसको कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 या 10 से अधिक महिलाएं हो सकती हैं और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में 5 या 5 से कम महिलाएं हो सकती हैं। ऐसे ग्रुपों तक हमें पहुंचने के लिए NGO, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी और कोऑपरेटिव, महिला कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से पहुंचना होता है, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं और हमारी एकमात्र यह कार्यालय है। उस कार्यालय के माध्यम से हम पूरे देश को सेवा देना चाहते हैं, तो हमें उनका सहारा लेना ही पड़ेगा। समिति को दस्तावेजों के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राज्यवार स्वीकृत और वितरित धन के साथ लाभार्थियों का विवरण प्रस्तुत किया। सरकार ने समिति को बताया
कि ऋण गाइडलाइंस में संशोधन करने के नाते 2016-17 और 2017-18 के दौरान कोई वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य तय नहीं हुए, लेकिन 2018-19 में 12,000 लाभार्थियों को 3,000 लाख रुपए का वित्तीय लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय महिला कोष के लाभार्थी कुल 7.41 लाख महिला लाभार्थियों को ऋण, 373.12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत, 313.86 करोड़ रुपए की राशि वितरित। स्थायी समिति ने राष्ट्रीय महिला कोष से जुड़े तमाम पहलुओं की काफ़ी बारीकी से समीक्षा करने के साथ कई अहम सिफारिशें की। उन सिफारिशों में सबसे अहम है कि इस संगठन को पुनर्गठित किया जाए, साथ ही साथ इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय खुलें ताकि लाभार्थियों से लेकर तमाम तरह की सुविधाओं के विकास, विस्तार, जागरूकता के प्रसार सहित तमाम नए कदम उठाए जा सकें। राष्ट्रीय महिला कोष ने समय के साथ खुद को बदलने की कोशिश की है। इसने ऋण गाइडलाइंस में संशोधन करके कुशल एनजीओ को ऋण मंजूरी पर खास फोकस बनाया है। नए दिशा निर्देशों से कामकाज और बेहतर हुआ है। इसकी जो गाइडलाइंस है वो दोबारा से रिवाइज की गई, जिससे इसको थोड़ा आसान किया गया। इसका लोन का जो मार्जिन था वो भी कम किया गया, इंटरेस्ट रेट कम किया गया, और कोशिश अब ये है कि हर प्रदेश में इसको पुश किया जाए। इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से भी अब बात कर रहे हैं, और इसमें एक हमारी महिला शक्ति केंद्र स्कीम है। महिला शक्ति केंद्र स्कीम जो है वो एक कन्वर्जेंस स्कीम है, जहाँ पे वो सारी महिलाओं से जितनी भी जुड़ी हुई स्कीम्स हैं उनको इकट्ठा लाने की और लोगों को बताने की है। तो जैसे जैसे महिला शक्ति केंद्र स्कीम आगे बढ़ती जाएगी तो महिलाओं को पता चलता जाएगा कि इस तरह से हम लोन ले सकते हैं। संशोधित दिशा निर्देशों की खास विशेषताएं: नीति आयोग के पोर्टल पर पंजीकरण, अंतिम लाभार्थियों का विवरण, डीबीटी के माध्यम से धन वितरण, नए कर्जदार को 60,000 रुपए तक की मदद, दोबारा उधार लेने पर राशि 1 लाख रुपए तक, पुनर्भुगतान 3 माह की जगह मासिक दर पर, प्रमोटर की जवाबदेही तय करना। वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति के समक्ष माना कि कई एनजीओ आरएमके से पैसा ले लेते थे, लेकिन लाभार्थियों को देने में देर करते थे। आरएमके एनजीओ को 6% ब्याज पर ऋण देता है, लाभार्थी को अधिकतम 10% ब्याज पर यह ऋण मिलता है। हम 6% पर एनम के हिसाब से एनजीओ के थ्रू, हम सीधे लोन नहीं देते हैं, एनजीओ के थ्रू देते हैं, जो कि वो फर्दर ताकि उनकी निगरानी होती रहे। उनको एक्सपीरियंस, वो एनजीओ होते हैं जिनको इस फाइनेंशियल क्रेडिट का इनका एक्सपीरियंस रहता है। अब से ये तय किया गया है कि आरएमके से धन पाने के बाद 1 माह के भीतर लाभार्थी तक पहुंचना जरूरी है। इसकी बारीकी से जांच की जा रही है और कहीं देरी पाई जाती है तो संस्थाओं पर दंड ब्याज लगाया जाता है। सबके सब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे जरूर थे जिन्होंने समय पर नहीं दिया, तो उनके लिए एक ज़रूरत हमने ज़रूर महसूस किया था कि अगर ऐसी संस्थाएं हैं तो उन संस्थाओं को, बल्कि अच्छे संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ में इस तरह की संस्थाएं जो कि नियम के अनुसार नहीं कर पाई या ऋण वापस नहीं कर पाई, उनके लिए पेनल्टी का भी प्रोविज़न रखा था, ब्लैकलिस्ट करने का भी ज़रूरत महसूस हुआ था और सो किया गया था। दिल्ली को छोड़कर आरएमके का कहीं भी दफ्तर नहीं है और इसके पास स्टाफ की काफी कमी है। आरएमके में स्वीकृत 37 पदों में से 21 रिक्त हैं। फिर भी जागरूकता प्रसार के साथ तमाम कामों को संगठन अंजाम दे रहा है। स्थायी समिति ने समीक्षा के दौरान इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया कि राष्ट्रीय महिला कोष के ऋण का 57% हिस्सा दक्षिण भारत की महिला लाभार्थियों को मिल रहा है। उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत में आरएमके नए सिरे से जागरूकता अभियान चला रहा है। आरएमके ने महिला सशक्तिकरण के काम में लगे प्रतिष्ठित एनजीओ को साथ जोड़ने की कोशिश की है। वहीं पूर्वोत्तर इलाके में कुछ खास पैकेज भी दिए जा रहे हैं।
एनजीओ को दिल्ली में दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य कामों के लिए दिल्ली आने जाने का किराया भी आरएमके दे रहा है। कोई गरीब होता है वहाँ से नहीं आते, उनको आने जाने का किराया है उसकी भी हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ चेक कराना आते हैं। और भी कई तरह की फैसिलिटी देते हैं उनको सस्ता लोन के उसमें। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया पे हम ध्यान दे रहे हैं। समिति ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से वितरित की गई ऋण की वसूली के बारे में भी जानकारी मांगी। समिति को सरकार ने बताया कि इसके लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही एनजीओ का चयन भी बहुत सावधानी से किया जाता है। उनको 1 करोड़ तक की राशि को 2 किश्तों में वितरित किया जाता है। मान लीजिए कि 100 ग्रुप बने हुए हैं और 100 ग्रुप के अंदर जो उनकी थ्रिप, जो उनकी शेयर मनी है, वो 100 रुपया करके प्रत्येक मेंबर 2000-3000 तक पहुंची थी। लोन डिमांड उनकी 10,000, 20,000, 5,000 इस तरह से लोन डिमांड हुआ करती थी। लोन की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था ग्रुप, और उस समय ग्रुप की स्थिति थोड़ा सा डमाडोल हो रही थी कि टूट जाएगा ग्रुप, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस समय राष्ट्रीय महिला कोष की एंट्री इतनी बड़ी एक लाभदायक हुई ग्रुप के लिए कि वो आज तक, अगर हम कहें कि आज के डेट में 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को फैसिलिटेट चेतनालय कर रहा है, तो उसमें राष्ट्रीय महिला कोष का भी एक समय रहा, थोड़ा ही पीरियड रहा, लेकिन बहुत अच्छा योगदान रहा। वितरित ऋण की जमीनी पड़ताल भी आरएमके अधिकारी करते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि कहीं गलत लोगों को ऋण तो नहीं दिया गया। जैसे हम लोन देते हैं तो उससे पहले प्री सैंक्शन विजिट करते हैं हमारे स्टाफ के वो लोग, वहाँ जाके उनका जो उनके अकाउंट्स ये देखते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, कैसे क्या वो थ्रेफ्ट एंड क्रेडिट की फैसिलिटी में कितना क्या वो किया है, पहले उनका रिकॉर्ड कैसा क्या है, तो ताकि हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये लोग इसमें पहले भी काम कर रहे हैं। समिति ने मंत्रालय से प्रधानमंत्री मुद्रा और आरएमके की योजना का तुलनात्मक विवरण भी मांगा। समिति को सरकार ने बताया कि मुद्रा योजना में बैंक शाखा में जाना और सारी औपचारिकताएं पूरा करना जरूरी है। मुद्रा के तहत 10 लाख रुपए का ऋण गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु और मध्यम उद्यमों को दिया जाता है। वहीं आरएमके लाभार्थी के दरवाजे तक ऋण सुलभ कराता है। इंडियन सोसाइटी फॉर एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स ने आरएमके ऋण के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के मूल्यांकन में कई सकारात्मक पक्षों को उजागर किया। संगठन ने पाया कि इससे निवल आय में वृद्धि के साथ लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस क्षेत्र में सफलता की तमाम कहानियां हैं। मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने वैसे तो राष्ट्रीय महिला कोष के तमाम पहलुओं की काफ़ी बारीकी से पड़ताल की, लेकिन इसने माना कि जनशक्ति की भारी कमी होने के नाते संगठन को बहुत से कामों को ज़मीन पर उतारने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी समिति ने माना कि इस संगठन ने तमाम महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया है। मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने राष्ट्रीय महिला कोष की पड़ताल के साथ 33 बिंदुओं पर अपनी कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति ने सरकार से कहा है कि समय आ गया है कि आरएमके की कार्यदक्षता का मूल्यांकन हो। इससे ये पता चल सकेगा कि संगठन किस हद तक अपने लक्ष्यों में सफल रहा है। ये आकलन भी जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और दूसरी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की ओर से चल रही ऐसी ही योजनाएं और आरएमके की योजनाओं में क्या अंतर है। समिति ने समय की मांग को देखते हुए इसकी संरचना में बदलाव के साथ दूसरे पहलुओं पर भी विचार को कहा है। समिति ने देश भर में आरएमके लाभार्थियों के असमान वितरण को संतुलित बनाने पर जोर दिया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस मामले में सबसे आगे हैं, वहीं असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड बहुत पीछे। इस नाते अल्प प्रतिनिधित्व वाले राज्यों में ऐसी रणनीति बनाई जानी चाहिए जिससे इसमें पैदा असंतुलन को दूर किया जा सके। रूरल एरिया में पहुंचने की बहुत ज़रूरत है। रूरल महिलाओं तक ये पहुंचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक साधन, एक एनजीओ है जो राष्ट्रीय स्तर लेवल का है,
NRLM का है जो रूरल डेवलपमेंट के वहाँ है, उनके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में ये पहुँचना चाह रहे हैं। और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है पहले हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाह रहे हैं। अभी ऋण वितरण NGO या जिन संगठनों को 6% की दर पर ऋण दिया जाता है वो लाभार्थियों को 6 से 10% ब्याज पर ऋण देते हैं। समिति ने कहा है कि RMK बैंकिंग नेटवर्क की मदद से ऋण प्रदान करने की व्यवहार्यता तलाशें, जिससे निम्नतम ब्याज दरों पर ऋण दिया जा सके। समिति ने संगठन में बड़े पैमाने पर रिक्तियों पर भी चिंता जताई है। वहीं ये टिप्पणी भी की है कि RMK की जिम्मेदारी महिला लाभार्थियों को ऋण वितरण तक ही सीमित न रहे, वो प्रशिक्षण में अहम भूमिका भी निभाए, क्योंकि लाभार्थी सामान्य वित्त के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। इसके लिए कौशल योजना के साथ तालमेल भी किया जाना चाहिए। समिति की राय में संगठन को सरकारी और निजी दानदाताओं और अन्य विकास एजेंसियों से संसाधन एकत्र करने की दिशा में कोशिश करना चाहिए। अभी ये अपने 100 करोड़ रुपए के कॉर्पस और 184 करोड़ रुपए के आरक्षित निधि का उपयोग विकास कार्यों में कर रही है। समिति की ये राय भी है कि ऋण आवेदनों की मंजूरी के काम को और गति देने की दरकार है। इससे देश के दुर्गम और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। समिति का ये विचार भी है कि मंत्रालय को RMK की लोकप्रियता बढ़ाने को व्यापक प्रचार रणनीति बनानी चाहिए। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हमारा थोड़ा सा कम होता है। यहाँ के अवेयरनेस के लिए हमने यहाँ के जो भी न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर है, इंग्लिश, हिंदी, उनके और यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो लोकल न्यूज़पेपर्स है उसमें उन्हें एडवर्टाइजमेंट भी निकाले हैं। उनके यहाँ पे हमारे लोग रेडियो, टेलीविज़न, इनके ऊपर भी हमने प्रचार का ये किया है। स्थायी समिति की ये भी राय है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय को सांसदों, विधायकों और स्थानीय निकायों को शामिल कर एक खास अंतराल पर लोन मेला आयोजित करना चाहिए। इससे RMK की ऋण सुविधाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं में और जागरूकता का प्रसार होगा और जरूरतमंद गरीब महिलाओं को मदद दी जा सकेगी। लोगों के लिए प्रेरणा बढ़ती है और जब गांव में एक महिला अपनी पाँव पे खड़ी होती है तो उसको देखकर और बहुत सारी महिला उसकी तरफ आती हैं। हम लोग पहले कबाड़ा बीनते थे, बीनने के बाद जैसे हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा रेडी लगा के अब फेरी लगाते हैं, इससे ये फ़ायदा हुआ। तो उसमें धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे जमा हो जाते हैं, जैसे हम 5,000 लिया, 5,000 में हमने 1,000 रुपये जमा कर दिया, तो 1,000 रुपये का उस 5,000 से मैं वो कम हो जाता है। पहले हाउस वाइफ थी, अब वो दुकान खोल रखी है, सिलाई करती हूँ, कपड़े सूट सिलती हूँ। 20,000 का लिया था तो ई-रिक्शा उतरवाया था, फिर 50,000 का लिया तो ऊपर घर बनाया था। 20,000 रुपये जब लिए तो ऐसा हुआ जो ऐसा लग रहा था जो हाँ हम भी पैसे वगैरह कहीं भी जाके ले सकते हैं। पहले ऐसी क्षमता थी औरतों की जो कहीं से पैसा वैसा नहीं ले सकते थे, जो करेंगे तो आदमी वगैरह ही कर सकते हैं। पैसा लोन लेना हो, कहीं भी कुछ करना हो, हम भी पैसा ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अपना भी कुछ कर सकते हैं, घर के लिए भी कुछ कर सकते हैं। समिति ने इस मुद्दे को भी खास तौर पर रेखांकित किया है कि RMK को सबसे गरीब और संपत्ति विहीन महिलाओं को उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध कराते रहना चाहिए। ये न्यूनतम संभव ब्याज पर और बिना परेशानी के साथ उपलब्ध हों। इससे महिलाओं के विकास में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही साथ अन्य महिलाओं के लिए वो आदर्श भी बनेंगी। वैसे तो 1993 में अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय महिला कोष ने तमाम शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में जहां जागरूकता अधिक है वहां इसके कामकाज का स्तर काफ़ी बेहतर है। कई अन्य राज्यों में ये अपने कामकाज को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके समक्ष कई गंभीर चुनौतियाँ हैं। इन सारे पहलुओं को जाँच करते हुए मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की हैं। इनमें से कितनी सिफारिशों को सरकार स्वीकार करती है ये तो ETR में पता चलेगा। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और ख़ास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।